Hello everyone, very good evening to all of you. This is CA Nitin Gupta from Way to Pinnacle, Faculty of Audit for CA Intern and CA Final. और ये सेशन केवल CA फाइनल वाले बच्चों के लिए है, जहां पर हम एक रिवीजन करेंगे आज एक चैप्टर का. इट इज ऑडिट ऑफ CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाने वाले चैप्टर में से एक है और कह सकता हूं कि सबसे सिंपल चैप्टर शायद ये आपके इस सिलेबस का हो. सिंपल क्यों कह रहा हूं? बिकॉज क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस क्वेश्चन अगर केस स्टडी में आता है तो कैसी केस स्टडी मुझे इस चैप्टर में देखने को मिल सकती है, या अगर कोई डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ केस स्टडी तो वो किस टॉपिक पे आ सकता है. इस चैप्टर पर प्रिडिक्ट करना काफी हद तक आसान है. और क्वेश्चन जो रिपीट मोड पर आप देखते हो तो एक सिंपल सी केस स्टडी है और मल्टीपल टाइम्स रिपीट मोड पर वो एग्जाम में बेटा पूछी गई है. तो कह सकता हूं कि ये चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए. एग्जाम में मैं फिर बोल रहा हूं फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले चैप्टर में से एक है. रेंज क्या रहेगी? 4 से 6 नंबर के लिए इसकी रेंज रहेगी, 4 to 6 मार्क्स. चलिए, ऑडिट ऑफ CFS. पहले बात करते हैं कुछ बैकग्राउंड की इसकी, और बैकग्राउंड में पहले डिस्कस करते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CFS, मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ CFS. CFS is for consolidated financial statement which are presented for a group under the control of a parent. बेसिकली क्या होता है, कंपनी एक्ट का सेक्शन 129 डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. 129 का सबसेक्शन 1 जो डील करता है वो बात करता है स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए. लेकिन अगर एक ऐसी कंपनी जिसकी एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी होती है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, then in addition to statement prepared under section 129 subsection 1, ऐसी कंपनी को तैयार करने होंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट आती है. और 129 सबसेक्शन 4 ये बताता है कि किस फ्रेमवर्क में CFS तैयार किए जाएंगे. कहा कि जो फ्रेमवर्क पेरेंट कंपनी के ऊपर, होल्डिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है. पेरेंट कंपनी का मतलब जिसके अंडर में सब्सिडरी कंपनी होती है और जो अल्टीमेटली 129 सबसेक्शन 3 की कंप्लायंस को लेकर अपने यहां पर CFS तैयार करती है, उसे मैं बोलता हूं पेरेंट कंपनी, पेरेंट एंटिटी. तो जो पेरेंट एंटिटी होती है उसके ऊपर जो FRF एप्लीकेबल होता है, उसी FRF के अकॉर्डिंग CFS तैयार किए जाते हैं. तो CFS को लेके कोई भी पॉइंट माइंड में आता है कि CFS पे ये प्रोविजन कैसा होगा, तो जैसा प्रोविजन पेरेंट एंटिटी के ऊपर चलता है सेम वैसा ही प्रोविजन आपके CFS के ऊपर चलते हैं. इस वाली बात को कंपनी एक्ट का सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 क्लियर करता है. सो मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ CFS आर प्रेजेंटेड फॉर अ ग्रुप. सो ग्रुप में कौन आएगा? ग्रुप में पेरेंट एंटिटी और जो उसके कंपोनेंट होते हैं. कंपोनेंट को मैं कह सकता हूं सब्सिडरी, और सब्सिडरी के अंदर ज्वाइंट वेंचर भी आते हैं और एसोसिएट भी आते हैं. तो CFS आर प्रेजेंटेड फॉर अ ग्रुप अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पेरेंट. तो पहले बात करते हैं सर ग्रुप का मतलब क्या है. ग्रुप कंप्राइज अ पेरेंट, एक पेरेंट होगा, एंड इट्स सब्सिडरीज. सर क्या पेरेंट एक से ज्यादा पॉसिबल है क्या? बेटा पॉसिबल कैसे होगा? एक होल्डिंग कंपनी और उसके अंडर में जितनी भी सब्सिडरीज कंपनी आती हैं. तो बैलेंस शीट डेट पर अगर मेरी एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है तो मैं बन जाता हूं पेरेंट एंटिटी. और पेरेंट एंटिटी हूं तो मेरे ऊपर 129 सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी और मुझे अपने यहां पर CFS तैयार करने होंगे. पेरेंट का मतलब क्या हुआ? एन एंटिटी दैट हैज वन और मोर सब्सिडरी. कब? एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. सब्सिडरी के अंदर ज्वाइंट वेंचर भी शामिल किए जाएंगे और एसोसिएट एंटिटी को भी शामिल किया जाएगा. CFS इज प्रेजेंटेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल इन द सेम फॉर्मेट एज एडॉप्टेड बाय पेरेंट फॉर इट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और इस वाली बात को क्लियर करता है कंपनी एक्ट का सेक्शन 129 सबसेक्शन 4. ये जो नोट्स आपको बच्चे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे. ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पे नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं. ये सीधा आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके जाएगा. अकॉर्डिंगली आप ये नोट्स वहां पे डाउनलोड कर सकते हो. तो CFS इज प्रेजेंटेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो सके, इन द सेम फॉर्मेट एज एडॉप्टेड बाय पेरेंट फॉर इट्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये वाली बात कंपनी एक्ट का सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 क्लियर करता है. कंसोलिडेशन को लेकर सर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है? तो सब्सिडरी पे वैसे AS21 होता है. अगर मैं बात करता हूं आपके
एसोसिएट के लिए वहां पर AS23 आ जाता है, ज्वाइंट वेंचर के लिए बात करते हैं तो AS27 होता है। तो AS21 एंड अगर इंडिया से एप्लीकेबल है तो इंड AS 110 lays down the principles and procedures for the preparation and presentation of CFS। ये चार वर्ड को बेटा प्लीज ध्यान से अरेंज कर लेना, बिकॉज एग्जाम में देखो कहीं ना कहीं अगर आप टेक्निकल वर्ड्स की वर्ड्स को अगर आप लिख के आते हो तो अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज है और कीवर्ड को यूज करते हुए अगर आप अपना सेंटेंस फ्रेम करते हो तब एग्जाम में आपके स्कोर करने के चांस बनेंगे। क्या क्या वर्ड यूज किया गया कि FRF के अंदर दैट इज AS21 में इंड AS 110 के अंदर बताए गए हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ CFS। ये वर्ड बेटा आपको इस चैप्टर के अंदर मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलेंगे, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ CFS। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट विद रेस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन ये कहां से आती है, लेक्चर के बिगिनिंग में मैंने क्लियर कर दिया था आपको, ये आती है सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसलिए 129 सबसेक्शन 3 ने इतना तो कह दिया कि एक वो कंपनी जिसकी बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी भले ही बोल रहा हूं बट इसके अंदर एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर्स को भी शामिल किया जाता है, तो बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है तब उसको अपने यहां पर स्टैंड एलोन के अलावा जो उसने 129 सबसेक्शन 1 में बनाए थे ऐसी कंपनी को अपने यहां पर CFS भी तैयार करने होंगे। और CFS को लेकर क्या फ्रेमवर्क वगैरह रहेगा, तो बोले कि जो आपके सेपरेट स्टैंड एलोन पे चलता है वही बातें आपके CFS के ऊपर आएंगी। बट CFS बनाने का प्रिंसिपल क्या होगा, CFS तैयार करने के आपके प्रोसीजर्स क्या होंगे ताकि उनको बेटर तरीके से सही तरीके से प्रिपेयर किया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके, तो वो तरीका क्या होगा उसके लिए लेके जाते हैं ये कंपनी अकाउंट रूल में। यानी कि जो CFS बनेंगे आपके, जो CFS बनेंगे वो बनेंगे इन द मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। और प्रेस्क्राइब कहां किया गया, कंपनी अकाउंट रूल के रूल नंबर 6 के अंदर। सर क्या रूल नंबर याद करना है, डेफिनेटली करना है, बिकॉज जो केस स्टडी इस चैप्टर पे आती है, जितनी भी केस स्टडी इस चैप्टर पे लगी हुई है और मल्टीपल टाइम्स बेटा रिपीट हुई है, वो केस स्टडी आपके रूल नंबर 6 के ऊपर है, या तो इंडियस के प्रोविजन पे मिलेगा या आपको रूल नंबर 6 पे मिलेगा। सब प्लीज अपलोड रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैक्स ऑडिट, बेटा देख लेंगे प्लीज। अब देखो ये लेक्चर चल रहा है किसका, आपका ये लेक्चर चल रहा है ऑडिट ऑफ CFS। तो अगर जो भी बेटा सौरभ जी आपको डाउट डिस्कस करना है वो प्लीज आप CFS के ऊपर करिए। टैक्स ऑडिट पे जितना मुझे अपलोड करना था वो मैं कर चुका हूं, इससे ऊपर नहीं होगा अभी, ठीक है। तो उसकी हाँ अगर कोई डाउट है बेटा सौरभ जी, आपको कोई डाउट है वो डाउट आप मेरे साथ, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है अपना, उस पर वो डाउट मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हो। नंबर प्लीज अगर आपके पास नहीं है नंबर आप नोट कर सकते हो, और चाहे आपने क्लास मुझसे ली या नहीं ली, कहीं से भी आपने क्लास ली है और फाइनल की ऑडिट की प्रिपरेशन में लेकर किसी भी तरीके का आपका डाउट वगैरह रहता है, एनी टाइम बेटा मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर इज 8178701058 8178701058। तो बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर के अंदर जो भी आप मेरे से कुछ भी आप करें डिस्कशन, वो इसी चैप्टर को लेके हो बेटा, तभी मैं बोलूंगा कि ये लाइव जो मैं आया हूं ये तभी इफेक्टिव होगा। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बस हमें बात करके निकलनी है। यहां पर बातें बनाना पर्पस नहीं है, आपको पढ़ाना, आपको रिवाइज कराना, वो मेरा यहां पर मेन पर्पस है। तो रूल नंबर 6 इसको जितना दिमाग में उतार सकते हो बेटा प्लीज उतार लेना रूल नंबर 6 को। रूल नंबर 6 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल 2014 बताता है आपका मैनर ऑफ कंसोलिडेशन, और कहा कंसोलिडेशन जो होगा, जो पेरेंट एंटिटी कंसोलिडेशन करेगी वो दो चीजें फॉलो करते हुए करेगी। कौन कौन सी, एक तो प्रोविजन ऑफ शेड्यूल थर्ड एंड एप्लीकेबल AS। AS की बात कर रहा तो AS आल्सो इंक्लूड इंड AS। तो रूल नंबर 6 ने यह बताया कि आपका कंसोलिडेशन किस तरीके से होगा, दो चीजें आपको फॉलो करनी होंगी पेरेंट कंपनी जब आप तैयार करेंगे अपने यहां पर CFS। एक तो आपको शेड्यूल थर्ड की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होगी और दूसरा एप्लीकेबल AS वो आपको फॉलो करना है। दो बातें बेटा प्लीज बोल रहा है, ये दो बातें कौन कौन सी, एक शेड्यूल थर्ड के ऊपर और एक एप्लीकेबल AS के ऊपर। एप्लीकेबल जब मैं AS बोलता हूं तो AS के अंदर आपका इंड AS भी शामिल होगा। लेकिन अब इसका प्रोवाइजो आया, फर्स्ट प्रोवाइजो देखिए ध्यान से, इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3, एक कंपनी 129 सबसेक्शन 3 में कवर हो जाती है,
कोई कंपनी 129 सबसेक्शन 3 में कवर कब होगी? अगर बैलेंस शीट डेट पर उसकी एक या उससे ज्यादा क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। बट नॉट रिक्वायर्ड, एक सेकेंड, बट नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस अंडर एएस, यानी एएस में उसको अपने यहां पर एएस के अकॉर्डिंग उसको अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए भाई, रूल नंबर 6 ने यह कहा कि कंसोलिडेशन जो आपका होगा वो कैसे होगा? बोले वो एज पर शेड्यूल थर्ड होगा और वो एज पर एएस होगा। और अगर एएस में कोई एग्जम्पशन दे दी गई है कि ठीक है, इस एंटिटी को, इस सब्सिडरी को आपको सीएफएस में लेके आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोले ठीक है, अगर एएस से आपको एग्जम्पशन मिल रही है तो एएस वाला पार्ट तो आपका एग्जम्प्ट रहेगा, लेकिन शेड्यूल थर्ड वाला पार्ट आपका एग्जम्प्ट नहीं होगा। बिकॉज रूल नंबर 6 ने दो चीजों को लेकर बातें करी हैं कि कंसोलिडेशन जो आपका होगा उसके लिए आपको एक तो शेड्यूल थर्ड की जो रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल थर्ड के जो प्रोविजंस है वो फॉलो करने होंगे, और दूसरा जो एएस कहता है वो आप फॉलो करिए। लेकिन अगर एएस पीछे हट रहा है और कहता है कि इस एंटिटी को, इस सब्सिडरी को आपको कंसोलिडेशन में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ठीक है, एएस वाला पार्ट आपका एग्जम्प्ट हुआ, लेकिन शेड्यूल थर्ड की जो रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल थर्ड के जो प्रोविजंस हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। और शेड्यूल थर्ड के जो प्रोविजंस होते हैं वो डिस्क्लोजर को लेके होते हैं, वो बेटा आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 which is not required to prepare CFS under AS, सर AS में CFS प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट कब कब नहीं आती, इसको अभी इस लेक्चर में थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे। बट इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 which is not required to prepare CFS under AS, then it shall be sufficient, इतना काफी रहेगा, if the company complies with provision on CFS provided in schedule 3rd of the act। और वो प्रोविजन क्या है शेड्यूल थर्ड के? शेड्यूल थर्ड यहां पर डिस्क्लोजर को लेके बात करता है। सेकंड प्रोवाइजो, नथिंग इन दिस रूल shall apply in respect of preparation of CFS if it meets the following condition। बोले अगर एक कंपनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है तो भी उस केस में आपको अपने यहां पर CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये रूल ही आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा रूल? रूल नंबर 6 से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। जरा इतना मुझे बताइए, क्या फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर क्या आपको रूल नंबर 6 से मुक्ति मिल गई थी क्या? मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस जगह पर? क्या दो प्रोवाइजो हैं, रूल नंबर 6 समझ में आया? रूल नंबर 6 ने क्या बताया? ये कंसोलिडेशन जो आप करेंगे वो एज पर एएस एंड एज पर शेड्यूल थर्ड करेंगे, ये बात रूल नंबर 6 ने करी। फिर इसका प्रोवाइजो आया, पहला प्रोवाइजो कहता है कि अगर एएस के अकॉर्डिंग आपको किसी एंटिटी को, सब्सिडरी को सीएफएस में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, उसको शामिल मत करिए, लेकिन शेड्यूल थर्ड वाला पार्ट एप्लीकेबल रहेगा। और शेड्यूल थर्ड वाला पार्ट एप्लीकेबल रहेगा, इसका मतलब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सीएफएस को लेकर खत्म आपकी नहीं होंगी, वो डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे। ये बात आई फर्स्ट प्रोवाइजो की। बट सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है? नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई, ये रूल ही आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या फर्स्ट प्रोवाइजो में आपको रूल से मुक्ति मिली थी क्या? यस और नो? फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो का नेचर समझिए। क्या फर्स्ट प्रोवाइजो आपको कंप्लीटली रूल नंबर 6 से मुक्ति दे रहा था? आंसर इज नो। रूल नंबर 6 ने दो बातें करी थी, एक एएस की और एक शेड्यूल थर्ड की। फर्स्ट प्रोवाइजो में आपको एएस वाले पार्ट से मुक्ति मिल गई, ठीक है, कि मैं किसी सब्सिडरी को सीएफएस में शामिल नहीं करूंगा, लेकिन आपको शेड्यूल थर्ड वाले पार्ट से मुक्ति नहीं मिली थी। आपको शेड्यूल थर्ड का प्रोविजन कंसोलिडेशन को लेकर फॉलो करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जबकि सेकंड प्रोवाइजो में आपको कंप्लीटली रूल नंबर 6 से मुक्ति मिल रही है। सेकंड प्रोवाइजो कह रहा है नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई in respect of preparation of CFS if company meets the following condition। तीन कंडीशन है, अगर तीनों कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हो तब उस केस में आपको CFS को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कब कब? इट इज अ होली ओन्ड या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी and all its other members including those not otherwise entitled to vote having been intimated in writing and for which proof of delivery is available with the company
एंड मेंबर डू नॉट ऑब्जेक्ट टू कंपनी फॉर नॉट प्रेजेंटिंग सीएफएस। ये चैन होल्डिंग वाला जो कंसेप्ट होता है, यानी कि एक पेरेंट कंपनी, उसके अंडर में सब्सिडरी कंपनी, उसके अंडर में और सब्सिडरी कंपनी। तो अब एक कंपनी है, सपोज इसको एक थोड़ा सा अगर ऐसे बात करें तो एक कंपनी है सपोज ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड और एक कंपनी है सी लिमिटेड। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड, it is holding company of C limited, holding company of C limited, and C limited subsidiary company of B limited। तो यहां पर जो एग्जेम्पशन मिल रही है वो किसको मिल रही है? हम बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बोले आपको अपने यहां पर सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब? कंडीशन देखिए, सेकंड प्रोवाइजो बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रीड करना, इट इज अ होली ओन्ड या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। मेरे वाले केस में कौन हो गया? वो ए लिमिटेड। एंड ऑल इट्स अदर मेंबर, यानी कि बी लिमिटेड के जो अदर मेंबर है, इंक्लूडिंग दोज not otherwise entitled to vote, having been intimated in writing and for which proof of delivery is available with the company, do not object to the company not presenting CFS। बी लिमिटेड करे भाई मैं CFS नहीं बना रही क्योंकि मेरे ऊपर एक पेरेंट बैठा हुआ है, वो अल्टीमेटली जो मेरी पेरेंट कंपनी है वो CFS बना ले। इट इज अ कंपनी, बी लिमिटेड इज अ कंपनी whose securities, SEC शॉर्ट में लिखा हुआ है, इट इज फॉर सिक्योरिटीज, आर नॉट लिस्टेड or are not in the process of listing on any stock exchange whether in India or outside India। इसके स्टॉक, इसके कोई भी सिक्योरिटी, केवल इक्विटी की बात नहीं कर रहे, कोई भी सिक्योरिटी इंडिया में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है या लिस्टेड होने का प्रोसेस नहीं है। और स्टॉक एक्सचेंज की जब मैं लिस्टिंग की बात कर रहा हूं, चाहे वो इंडिया का हो या फिर वो इंडिया के बाहर का हो, तो इट इज अ कंपनी whose securities are not listed or are not in the process of listing on any stock exchange whether in India or outside India, and its ultimate or any intermediate holding company file CFS to ROC। तो अगर बी लिमिटेड, अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो पहली बात कि आपने इस वाली बात को प्रॉपरली बता दिया है मेंबर्स को, अदर मेंबर्स यानी ए लिमिटेड को छोड़ के बाकी जितने भी आपके मेंबर्स थे, आपने उनको ये वाली बात बताई है कि आप सीएफएस नहीं बना रहे, प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपके पास है और किसी ने भी इस बात का ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा। बी लिमिटेड आपकी कोई भी सिक्योरिटी इंडिया में या उसके बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और ना ही लिस्टेड होने के प्रोसेस में है। और आपकी जो और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है या अल्टीमेटली पेरेंट कंपनी है, उसने अल्टीमेटली सीएफएस बनाकर आरओसी को फाइल किया हुआ है, तब बी लिमिटेड आपको एग्जम्पशन दी जा रही है। उस केस में आपको सीएफएस के प्रोविजंस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जम्पशन टू कंसोलिडेशन। अब देखो ध्यान से, जब हमने फर्स्ट प्रोवाइजो की बात की थी तो फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या लिखा था? इफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 which is not required to prepare CFS under AS, then it shall be sufficient if company comply with provision of CFS provided in schedule 3rd। बोले AS के अकॉर्डिंग आपको CFS में किसी एंटिटी को कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा कब होता है? अब कुछ बात हम करेंगे AS के रेफरेंस से। तो एक्सेप्शन टू कंसोलिडेशन बात करेंगे, AS 21 में क्या एक्सेप्शन है और इंड AS 110 में क्या एक्सेप्शन है। एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स केस स्टडी यहां पर लगी हुई है, 4 to 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सुजांग जी। आप तो बेटा मॉर्निंग बैच से हो ना मॉर्निंग बैच से हो, तो इस बैच में आप क्या कर रहे हो? आप इंटर के बच्चे हो, निकलिए आप यहां से, इंटर के बच्चे हो। इस बैच को, इस क्लास को बेटा मत देखिए प्लीज आप। A subsidiary should be excluded from consolidation। आप एक सब्सिडरी को, अपने एक कंपोनेंट को कंसोलिडेशन से बाहर निकाल दोगे कब? कंट्रोल इज इंटेंडेड टू बी टेम्परेरी। भाई आज मैंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया
और मैंने सपोज उसके 60% शेयर्स को एक्वायर कर लिया, 31 मार्च को वो मेरी सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन ये मैंने जो कंट्रोल उस कंपनी के ऊपर एक्सरसाइज किया है, मैं इसको परमानेंट लेके नहीं चल रहा, टेम्परेरी है। मतलब मेरी इंटेंशन इसको लॉन्ग टाइम तक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की नहीं है, मैं चाहता हूं कि जल्दी से आज से एग्जिट मार लूं। तो अगर ऐसा कुछ सीन है, आपका इन्वेस्टमेंट किस नेचर का है, सब्सिडरी में आपका इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी नेचर का है, तो AS21 कहता है कि फिर आपको ऐसी सब्सिडरी को कंसोलिडेशन में लेके आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा, इफ इट ऑपरेट्स अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन विच सिग्निफिकेंट इंपेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू पेरेंट, यानी कि सब्सिडरी जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो ऐसी लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन में काम कर रही है कि जहां पर उसके लिए पॉसिबल नहीं है फंड को ट्रांसफर करना पेरेंट को, यानी पेरेंट चाहकर भी यहां से अपना फंड नहीं निकाल सकता। तो ऐसे केस में ऐसे पेरेंट एंटिटी को, इस तरह के सब्सिडरी एंटिटी को अपने CFS में शामिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और CFS में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो सिंपली एज पर AS13 जो इन्वेस्टमेंट को लेकर होता है वो अपना इन्वेस्टमेंट दिखाइए, ऐसी सब्सिडरी को आप CFS से एक्सक्लूड करते हुए चल सकते हो। इंड AS 110 क्या कहता है, ये एक बड़ा कोई भी देखो, जो भी मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि कहां पर आपको CFS से एग्जम्पशन दी जा रही है, इसके ऊपर मैं फिर बोल रहा हूं एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स केस स्टडीज पूछी गई हैं। अगर इस चैप्टर में कोई केस स्टडी पॉसिबल है वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर पॉसिबल है। पैरा 31 सर पैरा नंबर याद करना है, याद कर सकते हो तो वेल इन गुड, अदरवाइज AS के नंबर तो याद करना ही है आपको। तो AS21 की बात कर ली, इंड AS 110 की बात करते हैं। एन इन्वेस्टमेंट शैल नॉट कंसोलिडेट, एन इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं बेटा, ये एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इसको प्लीज आप एक काम करना, जब नोट्स जो आपके पास है उसमें करेक्शन कर लेना, एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल नॉट कंसोलिडेट इट्स सब्सिडरीज, यानी जो अगर एक कंपनी जो कि बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट कंपनी को अपने यहां पर सब्सिडरीज को लेकर CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पेरेंट अगर इस इन्वेस्टमेंट कंपनी की कोई पेरेंट है तो पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल कंसोलिडेट ऑल एंटिटीज दैट इट्स कंट्रोल इंक्लूडिंग दोज कंट्रोल्ड थ्रू एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी सब्सिडरी अनलेस द पेरेंट इटसेल्फ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को अपने यहां पर CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट एंटिटी की जो और अगर कोई पेरेंट एंटिटी है तो उस केस में उसकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं इंक्लूडिंग दोज जिनको वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी के जरिए कंट्रोल करती है उसको उनको लेकर CFS बनाना होगा। हाँ, लेकिन जो मेरी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर जो पेरेंट कंपनी बैठी है, अगर वो भी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसको CFS बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यह मुक्ति मिली आपको इंड AS 110 में। अब यह मुक्ति भले ही आपको मिल गई हो, लेकिन फर्स्ट प्रोवाइजो यह कहता है कि भाई मुक्ति आपको मिली है कि ठीक है आप इस एंटिटी को लेकर CFS नहीं बना रहे, लेकिन जो डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट होती है शेड्यूल 3 की वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपकी शेड्यूल 3 से आती हैं वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बेटा आपको डिस्चार्ज करनी होगी। नाउ अब अल्टीमेटली इस टॉपिक पर हम बात करेंगे ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक देखा जाए तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं करी। हमने देखा कि ये ग्रुप क्या होता है, हमने देखा कि ये पेरेंट क्या होती है, CFS बनाने की रिक्वायरमेंट कब आ रही है, रूल नंबर 6 से हमने बात करी। रूल नंबर 6 में हमने दो प्रोवाइजो देखे। फर्स्ट प्रोवाइजो में हमने देखा कि अगर AS के अकॉर्डिंग किसी एंटिटी को CFS में शामिल नहीं करना तो AS से या इंड AS से मुक्ति मिलेगी, बट शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कब कब AS से किसी एंटिटी को CFS में शामिल करने से मुक्ति मिल जाती है, तो हमने AS21 का भी पॉइंट देख लिया और हमने इंड AS 110 का पॉइंट भी देख लिया। इसके बाद बच्चे अब बात करते हैं ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब आता है कि जो पेरेंट एंटिटी होती है, पेरेंट एंटिटी दैट इज होल्डिंग कंपनी, जिसके ऊपर 129 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल है, जो अपने यहां पर CFS तैयार कर रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। एग्जाम में यह क्वेश्चन भी एक बार 4 नंबर में लगा हुआ है, 4 मार्क्स। तो जो पेरेंट एंटिटी का मैनेजमेंट होगा उसकी जिम्मेदारी होगी भाई साहब कि वो अपने यहां पर प्रॉपर तरह से बनाए, दैट इज प्रिपेयर करे, प्रेजेंट करे CFS एज पर द एप्लीकेबल FRF। और उनकी जिम्मेदारियों में क्या क्या जिम्मेदारियां शामिल होंगी, ये जिम्मेदारियां होंगी CRPF कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। एक कोड दे रहा हूं मैं इनको याद करने का, दिस इंक्लूड
CRPF कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, CRPF कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, CRPF कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। सर व्हाट इज कॉल्ड सी? आइडेंटिफाई करना कंपोनेंट्स को एंड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट। भाई सिंपल सी बात है, 31 मार्च को मेरे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनको मुझे CFS के अंदर शामिल करना है। कंपोनेंट का मतलब क्या है यहां पर? वो सब्सिडरी हो सकती है, वो आपका ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, वो आपकी एसोसिएट एंटिटी हो सकती है। तो पेरेंट एंटिटी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनेगी कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कंपोनेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट जिनको लेके आपको CFS बनाने होंगे। इट इज फॉर सी इज फॉर कंपोनेंट, आर इज फॉर रिपोर्टेबल सेगमेंट। आइडेंटिफाई करिए वो रिपोर्टेबल सेगमेंट को जिनको कि CFS की सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर आपको डिस्क्लोज करना होगा। तो आर इज फॉर रिपोर्टेबल सेगमेंट, CRPF। सी इज फॉर, सी की बात करता है तो कंपोनेंट, आर की बात करता है रिपोर्टेबल सेगमेंट। पी फॉर पार्टी, पार्टी आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। बिकॉज CFS के अंदर बताइए जो कंपोनेंट की रिलेटेड पार्टीज होंगी क्या उनके भी डिस्क्लोजर्स आएंगे या नहीं आएंगे? तो बिल्कुल आएंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं, उनके साथ क्या क्या हुई है ट्रांजैक्शन, ताकि CFS के नोट्स के अंदर इनको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया जा सके। CRPF कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, C फॉर कंपोनेंट, R is for reportable segment, P for party, related party. Now F is for financial information. Obtain करना accurate and complete financial information from the component. जिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपने पहले पॉइंट में आइडेंटिफाई किया था वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको ऑब्टेन करनी होगी कंपोनेंट से, कैसी? जो एक्यूरेट हो और कंप्लीट हो। CRPF, ये 4 पॉइंट याद कर सकते हो, बहुत बेटा बहुत सिंपल है। C is for component, आइडेंटिफाई करना कंपोनेंट को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट, अभी केवल आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ऑब्टेन नहीं कर रहा। R is for आइडेंटिफाई कर रहा हूं मैं यहां पर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, जो कि मुझे सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी होगी CFS के अंदर। फिर आइडेंटिफाई कर रहा हूं रिलेटेड पार्टीज एंड ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज जिनको डिस्क्लोज करना होगा CFS के अंदर। फिर F is for फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इस बार आइडेंटिफाई नहीं करना, आइडेंटिफाई पॉइंट नंबर 1 में कर लिया था, इस बार इनको ऑब्टेन करना है। तो ऑब्टेन करना है कंप्लीट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट, और उसके बाद करनी होती है इनको कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। चैप्टर का रिवीजन चल रहा है तो उम्मीद कर सकता हूं कि CFS बनाते हुए कौन कौन सी आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। 2 तरह की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपने पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? एक होती है परमानेंट, परमानेंट, और एक होती है करंट पीरियड। ये किस नेचर की होती हैं अभी थोड़ी देर के बाद इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लूंगा। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड द करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। इसके बाद F और G पॉइंट स्टडी मैट में तो बेटा लिखा हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग F और G पॉइंट को लिखना इट इज सिंपली डुप्लीकेशन। अब स्टडी मैट में है तो अवॉइड नहीं कर सकते। क्या है? हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। मतलब कि पेरेंट एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी और कंपोनेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है, तो CFS बनाते हुए इन अकाउंटिंग पॉलिसी को एक लाइन में लेके आना होगा। तो 2 डिफरेंट चीजों को एक लाइन में लेके आना इट इज कॉल्ड एज हार्मोनाइजेशन। और जो चीज अलग अलग होंगी, क्या क्या अलग पॉसिबल है? अकाउंटिंग पॉलिसी वेरी कर सकती है और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क आपका वेरी कर सकता है। मेरा फ्रेमवर्क कुछ और है, कंपोनेंट का फ्रेमवर्क कुछ और है, तो CFS तो बेटा किसके फ्रेमवर्क में बनाए जाएंगे या CFS किसकी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हुए बनाए जाएंगे? वो पेरेंट एंटिटी पे एप्लीकेबल होगा। सर कहां पे लिखा हुआ है? और भाई 129 सबसेक्शन 4 यही तो कहता है कि CFS को बनाने का तरीका वैसा ही चलेगा जैसा तरीका बेटा पेरेंट कंपनी के स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर होता है। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी पेरेंट कंपनी ने ऑप्ट कर रखी होगी, जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पेरेंट कंपनी ने ऑप्ट कर रखा होगा, सेम वही फ्रेमवर्क किसके ऊपर आएगा? CFS के ऊपर आएगा। बट प्रॉब्लम कब आएगी? जब कंपोनेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी, कंपोनेंट का फ्रेमवर्क और पेरेंट की पॉलिसी और पेरेंट का फ्रेमवर्क अलग अलग होगा, तो इनको क्या करना पड़ेगा? पेरेंट एंटिटी को हार्मोनाइज करना पड़ेगा, उनको इक्वल वे में लेके आना होगा। और गैप कन्वर्जन, गैप कन्वर्जन भी कब? जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पेरेंट कंपनी का कुछ और है, कंपोनेंट का कुछ और है, तो गैप कन्वर्जन भी आपको करना पड़ेगा।
और ये दोनों की दोनों बेसिकली मेरे लिए होती हैं करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। दीज टू आर करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो जब आपने ऊपर ऑलरेडी बोल दिया था मेकिंग एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, तो फिर यहां पर आपको करंट पीरियड की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट को अलग से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर आप अलग से लिख रहे हो तो फिर तो बेटा मैं इसमें और भी लिख के आ सकता हूं, मैं सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर एडजस्टमेंट कर सकता हूं। अकॉर्डिंग पीरियड होल्डिंग कंपनी का अलग है, सब्सिडरी का अलग है, कंपोनेंट का अलग है, उसकी भी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए पॉइंट तो 5 ही हैं, लेकिन अगले 2 पॉइंट के अंदर इन्होंने 2 तरह की करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के एग्जांपल वे में दे दिए। तो CRPF कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट इतना आप याद कर लीजिए। Here C for component, R is for reportable segment, P for party, related party, फिर obtain करना complete and accurate information, financial information from the component, और उसके बाद making appropriate consolidation adjustments। Thereafter 2 आपको एडजस्टमेंट के नाम लिख के आ जाइए, कौन कौन सी? हार्मोनाइज करना डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड गैप कन्वर्जन वेयर एप्लीकेबल। कब एप्लीकेबल होगा? अगर होल्डिंग कंपनी के ऊपर जो गैप एप्लीकेबल है और कंपोनेंट के ऊपर जो गैप एप्लीकेबल है, अगर ये समान नहीं है तो ही उस केस में पॉइंट एप्लीकेबल होगा। परमानेंट एंड करंट पीरियड एग्जैक्टली। चलें आगे। स्पीड फास्ट तो नहीं है ना? स्पीड फास्ट तो नहीं है ना? नहीं सर फास्ट नहीं है, ठीक चल रहे हो। चलिए, तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कब होती है? जब किसी एंटिटी को मैं पहली बार सीएफएस में शामिल कर रहा होता हूं। एंटिटी का मतलब कंपोनेंट। जब मैं पहली बार किसी कंपोनेंट को अपने सीएफएस में शामिल कर रहा होता हूं, उस टाइम पे यह एडजस्टमेंट होती है। किस चीज को लेकर? डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एज पर द एप्लीकेबल एएस, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी। हाँ सर, क्या ये बाद में नहीं होंगी? बाद में बेटा गुडविल और कैपिटल रिजर्व की तो नहीं होगी, ये केवल वन टाइम ही होगी। जिस टाइम पे आपने किसी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, ये केवल उसी टाइम पर निकाला जाएगा। हाँ, माइनॉरिटी, आपका माइनॉरिटी जो इंटरेस्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल का मतलब पर्टेनिंग, बिलोंग करना माइनॉरिटी से, ये पॉइंट बाद में कभी चेंज हो सकता है अगर इसके अंदर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होता है। और बाद में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाने की वजह से माइनॉरिटी में इंटरेस्ट में कोई चेंज हुआ, तो वो उस टाइम की बनेगी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। इसको मैं लिंक कर देता हूं एक बार। करंट पीरियड के अंदर अगर आप देखो तो एच पॉइंट रीड करिए, ये पॉइंट है हमारा ये जो टॉपिक है, इट इज फॉर करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, और इसका एच पॉइंट देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट इन इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी। यानी पहली बार जब किसी सब्सिडरी को लेकर मैं सीएफएस बना रहा होता हूं, तो उस टाइम पे जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हो वो है आपकी परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। वो 2 बातों को लेकर है, डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एज पर द एप्लीकेबल एएस, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी। हां, फ्यूचर में अगर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हुआ है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट आपका चेंज होगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो बनेगी उस ईयर की करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो करंट पीरियड एडजस्टमेंट क्या होती है? दैट आर मेड ओनली ऑन द फर्स्ट ओकेशन और सब्सीक्वेंट ओकेशन, अगर कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज होता है, इन विच देयर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी विच इज कंसोलिडेटेड। जबकि करंट पीरियड क्या होगा? जब जब आप सीएफएस बनाएंगे एंटिटी को लेकर, ये एडजस्टमेंट हर साल करनी पड़ती है। तो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट विच आर मेड इन द अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच सीएफएस आर प्रिपेयर्ड। एग्जाम में इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन 4-4 नंबर के बन जाते हैं। तो परमानेंट के ऊपर भी 4 नंबर में क्वेश्चन लग जाता है, और करंट के ऊपर भी 4 नंबर में क्वेश्चन आपका लग जाता है। सर करंट पीरियड में आपकी एडजस्टमेंट किस किस चीजों को लेके हो सकती हैं? दीज एडजस्टमेंट्स आर प्राइमरली रिलेटेड टू एलिमिनेशन, खत्म करना, ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस, इंक्लूडिंग इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड। सर व्हाट इज कॉल्ड इंट्रा ग्रुप? एक ग्रुप बन गया जिसके अंदर पेरेंट भी है और जिसके अंदर उस पेरेंट के कंपोनेंट भी हैं। अगर आपस में ही एक दूसरे को इंटरेस्ट वगैरह पे किया जा रहा है, कोई पे कर रहा है तो दूसरा कोई रिसीव कर रहा है, मैनेजमेंट फीस पे की जा रही है, देयर आर अनरियलाइज्ड इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स
ऑन असेट्स एक्वायर्ड ट्रांसफर फ्रॉम टू अदर सब्सिडरी। इंट्रा ग्रुप इंडेप्टेडनेस है कि भाई मेरे को तेरे से पैसा लेना है, अब जब इनको मैं एक साथ मर्ज कर दूंगा तो कॉन्ट्रा आइटम करता हूं, इन्हें खत्म करूंगा। इंट्रा ग्रुप इंडेप्टेडनेस, हार्मोनाइज करना डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, इसी पॉइंट को मैंने कहा था कि यहां पर डुप्लीकेशन था मेरे अकॉर्डिंग। बस जब आपने इतना लिख दिया था मेकिंग एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, तो एफ और जी पॉइंट को रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज ये दोनों की दोनों क्या बन रही थी, बेसिकली दीज टू आर करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट, सर ये किस लिए? सब्सिक्वेंट इवेंट कहां से कहां तक निकालते हो आप? अकाउंट अप्रूवल की डेट से, अकाउंट नॉट अकाउंट अप्रूवल, इट इज द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च से लेकर अकाउंट अप्रूवल की डेट तक। अब सपोज पेरेंट एंटिटी की जो अकाउंट अप्रूवल की डेट है, सपोज वो 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल, तो जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिक्वेंट इवेंट कहां तक निकालेगी? वो 15 अप्रैल तक निकालेगी, 15 अप्रैल तक। अब सपोज की जो उसकी कंपोनेंट है, सब्सिडरी है, उसने अपने यहां पर जो एडजस्टमेंट कर रखी है सब्सिक्वेंट इवेंट की, उसके अकाउंट अप्रूवल की डेट सपोज 20 अप्रैल है, तो 31 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक की इवेंट को सब्सिक्वेंट इवेंट बना रहा होगा उसका कंपोनेंट। जबकि पेरेंट एंटिटी के अकाउंट अप्रूवल की डेट कहां तक है? वो 15 अप्रैल तक है, उसके लिए सब्सिक्वेंट इवेंट कहां पर रुकी हुई है? 15 अप्रैल तक। तो वो अपनी जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट की 15 अप्रैल के बाद की इवेंट को एडजस्ट करेगा। सर ऐसा क्यों? और भाई जो फ्रेमवर्क मेरे ऊपर चलता है उसी फ्रेमवर्क के अंदर सीएफएस तैयार किए जाएंगे। अगर कंपोनेंट के अकाउंट अप्रूव सपोज 10 अप्रैल तक हुए थे, तो अगले 5 दिन की इवेंट को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, बिकॉज अगर होल्डिंग कंपनी का जो अकाउंट अप्रूव हुआ है वो 15 अप्रैल को हो रहा है, तब उस केस में जो पेरेंट के जो उसके कंपोनेंट के अकाउंट अप्रूव हुए हैं वो डिफरेंट डेट्स पर हुए हैं, 15 अप्रैल की डेट नहीं है, डिफरेंट डेट है, तो सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर एडजस्टमेंट की जाएंगी। एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन जो मेरी सब्सिडरी है उसका कोई डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, अगर चल रहा है तो उस केस में इस ईयर की भी एडजस्टमेंट करनी होगी होल्डिंग कंपनी को। एडजस्टमेंट ऑफ गैप कन्वर्जन, ये भी जो मैंने बताया था कि ऊपर फालतू में लिखा हुआ था कि गैप कन्वर्जन, होल्डिंग कंपनी के ऊपर एक अलग गैप चलता है, उसके कंपोनेंट पे अलग गैप चलता है, तो इसका कन्वर्जन होगा। और एलिमिनेशन की वजह से कि आपने इंट्रा ग्रुप जो इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड मैनेजमेंट फीस अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल कर दिए थे, तो इसकी वजह से कुछ टाइमिंग डिफरेंस आ सकते हैं जिसकी वजह से बनती है डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो उसका आपको एडजस्टमेंट करना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर का यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे बन सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, तो अभी तक हमने तो 2 चीज सीखी, एक तो जो लॉ का बैकग्राउंड था वो समझा, उसके बाद इस पर पेरेंट एंटिटी की क्या जिम्मेदारी होती है वो समझ ली, और वहां पे हमने देखा कि इन्हें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, तो 2 तरह की एडजस्टमेंट्स वो हमने यहां पे कवर कर लिया। एक एडजस्टमेंट थी आपकी परमानेंट और दूसरी थी आपकी करंट पीरियड। इसके बाद अब यहां पर एंट्री होती है ऑडिटर की, और ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? सीएफएस की ऑडिट को लेकर ऑडिटर आपकी क्या जिम्मेदारी होगी सीएफएस की ऑडिट को लेकर। एग्जाम में यह क्वेश्चन भी 4 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बार पूछा जा चुका है, यानी इस चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं जो एग्जाम में आया ना हो। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम में बेटा आपसे पूछा ना गया हो। तो व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर विद रेस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ सीएफएस? द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ओपिनियन देना whether CFS are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF under which the parent prepare the CFS, कि क्या आपने स्टेटमेंट को CFS को एज पर FRF बनाया है या नहीं बनाया। फिर बताइए सर CFS का FRF कौन सा होगा, तो इस वाली बात को 129 सबसेक्शन 4 ने क्लियर कर रखा था, बोले जो एफआरएफ पेरेंट कंपनी के ऊपर होल्डिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है सेम वो ही एफआरएफ सीएफएस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether CFS are prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF under which the parent prepare CFS. The auditor's objective are,
द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव आर, एक बार जरा इन पॉइंट को जरा ध्यान से पढ़ के देखिए। ई पॉइंट तो सिंपली जो हमने ऊपर पढ़ा है इसी का डुप्लीकेशन दिखाई देगा। टू वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, कि क्या सीएफएस आपने एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाए या नहीं बनाए। तो ई पॉइंट को तो डुप्लीकेशन में कवर कर लिया, मेन जरा एक बार आप शुरू के 4 पॉइंट पढ़ के देखिए। टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ that CFS have been prepared as per applicable FRF, same point है। To express an opinion on the true and fair view of the CFS के true and fair view पे आपको रिपोर्ट करना है। याद देखो कैसे करना है इसको। एक तो मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि CFS आपने जो बनाए हैं वो एस पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं, वो एस पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं। दूसरा पॉइंट कि सीएफएस के ट्रू एंड फेयर व्यू पे आप रिपोर्ट करते हो। तीसरा पॉइंट, कंपनी एक्ट से 2 सेक्शन लेके आ जाना, 143 सबसेक्शन 1 एंड 143 सबसेक्शन 3। 4 मेन पॉइंट दिमाग में आप रखिए, क्योंकि एग्जाम में देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार लगा हुआ है तो उम्मीद कर सकते हो कि क्वेश्चन रिपीट मोड पे एग्जाम में आ जाए। तो सीएफएस की ऑडिट को लेकर एज ऑडिटर मेरी क्या जिम्मेदारी बन जाती है? बोले आपकी पहली जिम्मेदारी आपको यह देखना कि सीएफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बना है या नहीं बना। दूसरा, मुझे इसके ट्रू एंड फेयर व्यू पर रिपोर्ट करना होगा। तीसरा, 143 सबसेक्शन 1 में कुछ मैटर पर आपसे इंक्वायरी करने के लिए कहा गया है। तो ऑडिटर जब आप सीएफएस की ऑडिट करेंगे तो 143 सबसेक्शन 1 की ड्यूटी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, आपको उन सर्टेन मैटर्स पे इंक्वायरी करनी होगी। और 143 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? वो आपको कुछ सर्टेन मैटर्स पर रिपोर्टिंग करने के लिए कहता है। तो जब मैं सीएफएस की ऑडिट करके सीएफएस पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करूंगा तो उसके अंदर मैं वो सारे मैटर्स रिपोर्ट करूंगा जो 143 का सबसेक्शन 3 मुझे रिपोर्ट करने के लिए कहता है। और इसकी क्लॉज नंबर ए से लेकर क्लॉज नंबर आई तक टोटल 9 मैटर्स बनते हैं, 9 मैटर्स। और क्लॉज नंबर जे में 143 सबसेक्शन 3 के क्लॉज जे में जाके मुझे मिलता है एक रेफरेंस, रिपोर्टिंग ऑन सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और जिनको प्रेस्क्राइब किया गया है रूल नंबर 11 के अंदर। और रूल नंबर 11 के अंदर टोटल ए से लेकर एफ तक आपके 6 पॉइंट बनते हैं। हाँ, इसमें जो डी पॉइंट है जो कि जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम का क्लॉज था वो वाला, वो डी पॉइंट अब आज के टाइम पे ऑमिट कर दिया गया है। अदरवाइज क्लॉज नंबर ए से लेकर क्लॉज नंबर एफ तक ये रिपोर्टिंग होती है। अगर लॉ ध्यान से पढ़ा है तो जो मैंने सेक्शन सबसेक्शन रूल्स वगैरह यूज करे हैं शायद आपने कैच करे होंगे। 4 पॉइंट दिमाग में रखने के लिए मैंने आपसे कहा कि सीएफएस की ऑडिट को लेकर मेरी जिम्मेदारी क्या है। मुझे यह देखना है कि सीएफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने हैं या नहीं बने। मुझे सीएफएस के ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर रिपोर्ट करना होगा। जो 143 सबसेक्शन 1 में जिन मैटर्स पे इंक्वायरी करना मेरी ड्यूटी है, सीएफएस की ऑडिट करते हुए मैं उन मैटर्स पे इंक्वायरी करूंगा। और आईसीआई की रिसर्च कमेटी ने यह कहा था, अगर किसी मैटर पर इंक्वायरी का जो रिजल्ट आता है वो एडवर्स आता है तो ही उस मैटर की रिपोर्टिंग करनी होती है। 143 सबसेक्शन 1 के अंदर टोटल 6 प्रोप्राइटी मैटर दिए हैं जिन पर आपको इंक्वायरी करनी होती है। क्लॉज नंबर ए से लेकर क्लॉज नंबर एफ तक टोटल 6 मैटर होते हैं। और उन मैटर पर कमेंट करना है या नहीं करना है, इन बातों को लेकर कंपनी एक्ट का सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 कंप्लीटली साइलेंट है। और यहां पर आईसीआई की रिसर्च कमेटी कहती है कि अगर ऑडिटर आपका कुछ एडवर्स फाइंडिंग, एडवर्स कमेंट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी कंडक्टेड ऑन एनी ऑफ दिस प्रोप्राइटी मैटर, तो उस केस में आप प्रॉपर रीजन के साथ वो एडवर्स कमेंट अपनी रिपोर्टिंग में लेके आना। अगर किसी भी मैटर पे इंक्वायरी करके कोई नेगेटिव कमेंट नहीं बनता, कमेंट सारे आपके फेवरेबल हैं, तब उनकी कोई रिपोर्टिंग आपको ऑडिट रिपोर्ट में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 143 सबसेक्शन 1 की बात है। फिर बात करते हैं 143 सबसेक्शन 3 की। यहां पे कुछ मैटर्स आपको दिए गए हैं, ऑडिट से बिलोंग करने वाले मैटर हैं। बोले ये आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखने होंगे, यानी कि इन मैटर्स पर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। और ऐसे मैटर्स अगर आप रिपोर्ट करते हो तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक हेडिंग यूज की जाती है,
रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। उस हेडिंग के अंदर ऑडिटर यू आर सपोज टू रिपोर्ट ऑन दीज मैटर्स विच आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और क्लॉज नंबर ए से लेकर क्लॉज नंबर आई तक टोटल वहां पर 9 मैटर्स होते हैं। क्लॉज नंबर जे में आके मुझे एक रेफरेंस मिल जाता है, रिपोर्टिंग ऑन सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और वहां पे फिर मैं रूल नंबर 11 में चला जाता हूं, रूल नंबर 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, जहां पे मुझे क्लॉज नंबर ए से लेकर क्लॉज नंबर एफ तक टोटल 6 मैटर्स देखने को मिलते हैं। हाँ, उसमें डी मैटर आज के टाइम पर ऑमिट कर दिया गया है। वो तब का था जब नोटबंदी आई थी, तब कंपनी के पास उस टाइम पे कितना कैश था, कौन कौन से नोट्स बैंक में गए थे, किस तारीख को गए थे, उसकी डिटेल देनी थी वो। बट वो केवल उसी ईयर के लिए एप्लीकेबल था जिस ईयर में ये नोटबंदी हुई थी। क्लियर है सर? क्लियर है बच्चे यहां तक सारा? हाँ सर क्लियर है। तो ये तो मैं 4 पॉइंट आपको बार बार रिकॉल करने के लिए कह रहा हूं। ए, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट CFS हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर FRF, ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा, एक्सप्रेस करना ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ CFS, दूसरा पॉइंट। इसके बाद अगले 2 पॉइंट आप सेक्शन के रेफरेंस से याद करोगे तो पक्का रिकॉल कर जाओगे, 143 सबसेक्शन 1 एंड 143 सबसेक्शन 3। To inquire into matters as specified under section 143 subsection 1, टोटल 6 मैटर हैं। To report on matters given under section 143 subsection 3 of Companies Act 2013 and to validate the requirement of preparation of CFS as per the applicable FRF. Now, planning the audit of CFS. आपको CFS की ऑडिट की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करते हुए क्या क्या चीजें आप अपने प्लान में शामिल करोगे, क्या क्या चीजें आप अपने प्लान में शामिल करोगे? क्वेश्चन 4 नंबर का बन सकता है, क्वेश्चन 4 नंबर का बन सकता है। और अगर स्टैंडर्ड पे कमांड है तो ये जो पॉइंट आपके लिखे हुए हैं ना, ये आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिलीव मी। अगर स्टैंडर्ड पे कमांड है और अगर स्टैंडर्ड पे कमांड नहीं है तो लिंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। प्लानिंग करने से पहले क्या आप एंटिटी और उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो या नहीं लेते? मैं किसी क्लाइंट के ऊपर ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं, जब तक मैं उस क्लाइंट के बारे में, उसके एनवायरमेंट के बारे में, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करूंगा, तब तक मैं क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करने का प्लान डेवलप कर ही नहीं सकता। आपको CFS की ऑडिट करनी है। CFS की ऑडिट में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 पॉइंट मैंने वहां पर याद कर लिए। लेकिन अब अल्टीमेटली जब मेरे को CFS की ऑडिट करनी है, उसके लिए मुझे एक प्लान डेवलप करना होगा। तो आपकी प्लानिंग में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए? ऑडिटर शुड मेक प्लान फॉर फॉलोइंग। आपको इन चीजों के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। किसके लिए? आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए SA 315 कहता है प्लानिंग करने से पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो। और अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन की जाती है? वहां पर 315 डील करता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग the risk of material misstatement through understanding of the entity and its environment including its internal control। तो अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको ग्रुप स्ट्रक्चर की। ग्रुप स्ट्रक्चर का मतलब कि कौन अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है। मेरी कंपनी जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूं वो शायद एक पेरेंट एंटिटी है, बट हो सकता है इसके ऊपर भी कोई ना कोई पेरेंट एंटिटी बैठी हो। फिर उनकी सब्सिडरी कौन कौन सी है, सब्सिडरी का नेचर क्या है कि सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करिए आप इनके ग्रुप के स्ट्रक्चर की, बिकॉज जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी तब तक बेटा आप कंपोनेंट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करिए ग्रुप स्ट्रक्चर की। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट। सर ऐसा क्यों? बिकॉज अगर अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग हुई तो उस केस में क्लाइंट ने करी होंगी करंट पीरियड की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, और ऑडिट करते हुए आपको इन्हीं एडजस्टमेंट्स को चेक करना होगा कि एडजस्टमेंट्स प्रॉपर्ली की गई है या नहीं की गई। तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है आपको ग्रुप स्ट्रक्चर की। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट। डिटरमाइन करिए अब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। कौन से होंगे, RAP और FAP? कौन से होंगे बता सकते हो बच्चों? वैसे उम्मीद कम है नालायक को मुझे बताओगे आप, फिर भी चलो अगर बता सकते हो तो बता दीजिए। डिटरमाइन करिए NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, RAP, FAP और बोथ। RAP, FAP और बोथ। RAP is for risk assessment procedure, FAP is for further audit procedure, और
बोथ की बात कर सकते हो बेटा। इसमें सर हम दोनों की बात करेंगे, बिकॉज जब अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है मेरे को तो ठीक है, अब मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे कैसे कैसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, कैसे कैसे फर्दर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने हैं। डिटरमाइन करिए एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अगर लिंक कर सकते हो तो SA 300 के अंदर जब आप अपना ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप करते हो, द ओवरऑल ऑडिट प्लान ऑफ ऑडिटर शैल इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ, क्लियर लिखा हुआ होता है SA 300 के अंदर, एनटीई ऑफ RAP, एनटीई ऑफ FAP एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर, जो कि मुझे लगता है कि एविडेंस लेने के पर्पस के लिए यह काम मुझे करना चाहिए। तो आपके ओवरऑल ऑडिट प्लान के अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आ जाने चाहिए, एनटीई ऑफ RAP एंड एनटीई ऑफ FAP। तो हां, दोनों की बात करेंगे। डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ अनदर ऑडिटर, अदर ऑडिटर वर्क, सर कौन सा? ये होगा ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट, ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं कि पेरेंट पे काम करने वाला ऑडिटर कोई और है और कंपोनेंट पे काम करने वाला कोई और है? ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट। बेसिकली आप डी और ई पॉइंट को आप SA 600 के साथ लिंक कर सकते हो, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। डी और ई पॉइंट को आप SA 600 के साथ लिंक करके पढ़ सकते हो, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अगर मुझे पता है कि मैं एक पेरेंट कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं जिसके CFS के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है, जबकि कंपोनेंट्स पे ऑडिट मैंने नहीं करी, अगर कंपोनेंट पे ऑडिट भी मैंने की होती तो डी और ई कहीं से भी आपकी प्लानिंग में शामिल नहीं होते। अगर पेरेंट कंपनी का ही ऑडिटर उसकी सारी सब्सिडरीज का भी ऑडिटर है, उसके सारे कह सकते हो कंपोनेंट्स का भी ऑडिटर है, तो उस केस में बेटा डी और ई पॉइंट आपकी प्लानिंग में शामिल नहीं होंगे। ये आपकी प्लानिंग में शामिल कब होंगे? अगर कंपोनेंट पे ऑडिट कोई और कर रहा था, तो कोई और कर रहा था, डिटरमाइन करिए एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क, किस हद तक मुझे उसके काम को यूज करना है, और प्लानिंग के टाइम पर ही बेटा उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के प्रॉपर अरेंजमेंट फिक्स कर लेना कि कब कब किस किस मुद्दे पर मुझे सामने वाले ऑडिटर के साथ बातचीत करनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। किसके साथ कोऑर्डिनेट करना? मैं कोऑर्डिनेशन की बात जो कर रहा हूं यहां पर, वो कोऑर्डिनेशन है मेरा विद दी ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट, विद दी ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट। तो डी और ई पॉइंट तभी एप्लीकेबल होंगे जब कंपोनेंट पे काम कोई और ऑडिटर करता है। तो अगर तो SA के पॉइंट से बोलो तो सबसे पहले मैं अंडरस्टैंडिंग लेने की बात करता हूं, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की भाई पेरेंट पे क्या है और उसकी सब्सिडीज उसके कंपोनेंट पे क्या है। उसके बाद मैंने एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिटरमाइन कर लिया, और बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर अगर आप SA के रेफरेंस से बात करके आ जाओ। SA 315 में RAP और 330 के अंदर FAP। फिर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 600। और फिर प्लानिंग के टाइम पर मैं कोऑर्डिनेशन के प्रॉपर अरेंजमेंट शामिल करूंगा। SA 300 में जब आप अपना ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप करते हो, वहां पर ये पॉइंट लिखा होता है कि अगर किसी कंपोनेंट पे काम किसी और ने किया हुआ है तो उसके साथ बातचीत करने के, उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के प्रॉपर अरेंजमेंट आपके प्लानिंग में शामिल होने चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन बेटा बन सकता है एग्जाम में 4 नंबर के लिए। बिलीव मी बेटा, अगर ऑडिट को फील किया है, अच्छी तरह से स्टैंडर्ड्स पे काम किया है, तो इन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम पता है कब होती है? ऑडिटर वाले रोल के अंदर बच्चे को जेन्युइनली प्रॉब्लम तभी आती है अगर बच्चे की स्टैंडर्ड पे कमांड अच्छी नहीं होती। अगर स्टैंडर्ड्स पे कमांड आपकी अच्छी है बेटा, बिलीव मी, आप कभी भी इन द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर अपने रोल में बिल्कुल ही मिसगाइड नहीं हो सकते कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर स्टैंडर्ड पे कमांड आपकी अच्छी है, टॉपिक को आप स्टैंडर्ड के साथ लिंक करके प्रॉपर एक सीक्वेंस अरेंज कर सकते हो कि यहां पहले मुझे ये चेक करना चाहिए, उसके बाद मुझे ये करना चाहिए, उसके बाद मुझे ये करना चाहिए। चलिए, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे? रिव्यू करिए इंफॉर्मेशन को जो कि मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड कराई है। किसके? बेटा मैं तो पेरेंट का ऑडिटर हूं। तो रिव्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडेड इन CFS। मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा सर ये बताओ कैसे आप अपने कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो,
और जो भी तरीका चले, पहले मुझे आप एक काम करिए, अपने कंपोनेंट की लिस्ट मुझे बताइए, एज ऑन बैलेंस शीट डेट आपके कितने कंपोनेंट हैं। वेरीफाई कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट, इसका मतलब कि अब मैनेजमेंट ने आपको लिस्ट में लिख के दिया कि टोटल सर ये 10 कंपोनेंट है जिनको सीएफएस के अंदर शामिल किया गया है। अब आपको बेटा एविडेंस तो ऑब्टेन करने होंगे, क्या वास्तव में इतने ही हैं, कहीं इससे ज्यादा और कंपोनेंट तो नहीं है कि शायद इनके एग्जिस्ट करते हो, कोई एसोसिएट हो सकता है, कोई ज्वाइंट वेंचर हो सकता है जो शायद एग्जिस्ट तो करते हो बट इन्होंने मुझे यहां पर डिस्क्लोज नहीं किया। सर कहां से मैं इनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं? जनरली वैसे अगर आप इनके इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड को देख लोगे, बिकॉज कंपोनेंट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट तो किया होता है ना, तो जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसी में से कंपोनेंट आपके निकल के आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड को वेरीफाई करके मैं यहां पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता हूं कि इस एंटिटी ने अपने कंपोनेंट जितने बनते थे वो उतने सारे कंपोनेंट को लेकर सीएफएस तैयार किया है या नहीं किया। तो रिव्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडेड इन सीएफएस, वेरीफाई करिए कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट, आइडेंटिफाई चेंजेस इफ एनी इन द शेयर होल्डिंग दैट माइट हैव टेकन प्लेस सिंस द लास्ट ऑडिट। सर इसका मतलब क्या है बेटा? हो सकता है कि कोई लास्ट टाइम पे कंपोनेंट था बट इस बार नहीं है, चेंजेस तो हो सकते हैं। 31 मार्च के आपके कंपोनेंट क्या थे, पिछले 31 मार्च के, और इस 31 मार्च के आपके कंपोनेंट क्या हैं, क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं या नहीं? हो सकता है पहले वो आपका एसोसिएट था, इस बार वो आपकी सब्सिडरी बन गई। पहले आपका इन्वेस्टमेंट केवल 25% का था, इस बार वो इन्वेस्टमेंट 55% का हो गया। या पहले वो इन्वेस्टमेंट 55% का था और इस बार वो इन्वेस्टमेंट आपका 25% पे आ गया। तो आइडेंटिफाई करिए चेंजेस इन शेयर होल्डिंग दैट माइट हैव टेकन प्लेस सिंस द लास्ट ऑडिट। वेरीफाई करिए कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट को, कौन कौन सी वही बेटा, या तो परमानेंट होगी या फिर ये करंट पीरियड की होगी, करंट पीरियड। एंड वेयर अ कंपोनेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीएफएस, अगर किसी कंपोनेंट को सीएफएस में से हटाया गया है, नहीं रखा गया, तो एग्जामिन करिए इसका रीजन फॉर एक्सक्लूजन, और यह भी चेक करूंगा कि इस रीजन को प्रॉपर नोट्स में मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। अगर हमें कुछ और कंपोनेंट मिलते हैं तो मैनेजमेंट को बता देंगे और उनकी कंफर्मेशन लेंगे। बिल्कुल निखिल जी, अगर कोई ऐसा कंपोनेंट मिलता है, एक अच्छा क्वेश्चन रेज करा कि सर जब मैंने यहां पर कुछ अपने ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करे देखने के लिए कहीं कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं है जो वास्तव में सीएफएस के अंदर आना चाहिए था बट नहीं लेके आए, तो ये मुझे मिल जाती है एक मिस स्टेटमेंट। नेचर मटेरियल होगा, SA 450 लगाइए। 450 क्या कहता है? जब जब कोई आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलती है तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करता है सर प्लीज इसको आप सही करिए। तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपके जो सीएफएस बने हैं वो प्रॉपर नहीं है, कोई एक ऐसा कंपोनेंट था जो वास्तव में सीएफएस में शामिल होना चाहिए था बट आपने इसको शामिल नहीं कर रखा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इसको सीएफएस में शामिल करिए, अपने सीएफएस को आप प्लीज एडजस्ट करिए। अगर मैनेजमेंट ने मेरी बात मान ली तो वो मुझे सीएफएस का दोबारा से एक सेट बना के देगा, उसको मैं चेक कर लूंगा। और अगर मैनेजमेंट ने मेरी बात ये नहीं मानी और कंपोनेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मटेरियल होती हैं तो मैं इस ग्राउंड पर सीधा रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूंगा, मैं इस पॉइंट पर रिपोर्ट को मॉडिफाई करूंगा। तो वेयर अ कंपोनेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीएफएस एग्जामिन द रीजन फॉर सच एक्सक्लूजन, और यह भी चेक करूंगा कि मैनेजमेंट ने इस रीजन को सीएफएस में नोट्स में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं रिपोर्टिंग कंसीडरेशन, जितने इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो प्लीज कर लेना। केस स्टडी जो मैंने कहा था पॉसिबल है वो दो ही जगह पॉसिबल है, एक तो जो आपका रूल नंबर 6 था उसका फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो, केस स्टडी वहां पॉसिबल है, और एक केस स्टडी आपकी रिपोर्टिंग कंसीडरेशन के ऊपर पॉसिबल है। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई केस स्टडी नहीं लग सकती, या तो वो रूल नंबर 6 पे लगेगी फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो में से कहीं पर भी, या केस स्टडी जो आपकी लगेगी वो इस रिपोर्टिंग कंसीडरेशन पे लगेगी। इसको बच्चे प्लीज ध्यान से आप देखना। पेरेंट इज आल्सो ऑडिटर, पेरेंट ऑडिटर इज आल्सो ऑडिटर ऑफ ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी कि पेरेंट एंटिटी के यहां पर जो काम कर रहा है वो ही सेम ऑडिटर उसके सारे कंपोनेंट्स की भी ऑडिट कर रहा है। ऐसे केस में SA 600 की एप्लीकेशन नहीं आएगी, ऐसे केस में
SA 600 की एप्लीकेशन नहीं आएगी। सर क्या होगा फिर? मैं सिंपल सी बात है, उस केस में यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, इस पर तो मुझे बात ही नहीं करनी। मैंने पेरेंट कंपनी के यहां पर काम करा हुआ है, मैंने उसके कंपोनेंट के यहां पर काम करा हुआ है, मैं इजीली CFS की रिपोर्टिंग पर, ट्रू एंड फेयर व्यू पर मैं रिपोर्टिंग कर सकता हूं कि क्या ये एज पर एप्लीकेबल FRF बने हैं या नहीं बने, और इनके ट्रू एंड फेयर व्यू पे मैं रिपोर्ट कर दूंगा। सो ऑडिटर शुड इशू an audit report expressing opinion on the true and fair view of CFS. Auditor should report whether the principle and procedures, मैंने 4 वर्ड कहे थे, ये रिपीट होंगे, principle and procedure for preparation and presentation of CFS as laid down in relevant AS have been followed. In case of any deviation, ऑडिटर शुड मेक एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो 2 चीजों पे प्लीज फोकस करना कि एक तो मैं रिपोर्टिंग कर दूंगा इनके ट्रू एंड फेयर व्यू पर, और देख लूंगा कि जैसा एएस के अंदर जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स बताए गए थे सीएफएस को प्रिपेयर करने को लेकर, उनकी प्रेजेंटेशन को लेकर, ये प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने फॉलो किए या नहीं किए। लेकिन रिपोर्टिंग कंसीडरेशन एग्जाम में ए वाले पार्ट के ऊपर एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना सिंपल रिपोर्टिंग कंसीडरेशन नहीं पूछेगा। रिपोर्टिंग कंसीडरेशन पहली बात रटने का अटेम्प्ट आप नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग कंसीडरेशन रटने का अटेम्प्ट आप बिल्कुल नहीं करेंगे। सर फिर करना क्या होगा? इस पर बस ये देखना है कि क्या क्या पॉसिबल केस स्टडी होगी, कौन कौन सी केस स्टडी यहां पॉसिबल है। पहली रिपोर्टिंग कंसीडरेशन पर एग्जाम में केस स्टडी नहीं लगेगा, अगर आ भी गया इससे सिंपल केस नहीं हो सकता, इतना लड्डू सा केस नहीं पूछेगा, इतना लड्डू सा केस बेटा नहीं पूछेगा। अगर पूछ लेता है तो बस इतना लिख के आना कि ठीक है SA 600 तो एप्लीकेबल नहीं होगा, मैं ट्रू एंड फेयर व्यू पर रिपोर्ट कर दूंगा और ये एग्जामिन करूंगा कि जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स CFS की प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन को लेकर बताए गए हैं रेलिवेंट AS में, उनकी कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई। बट इफ पेरेंट ऑडिटर इज नॉट ऑडिटर ऑफ ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट, तो उस केस में क्या सर 600 लग जाएगा? डेफिनेटली यहां SA 600 की एंट्री हो जाएगी, यहां SA 600 की एंट्री होगी, डेफिनेटली होगी। द ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसीडर, इसका मतलब क्या है कि जो सर ऊपर जितना मैं करके आ रहा हूं वो तो करना ही होगा आपको। भाई सिंपल सी बात है, कंपोनेंट पे चाहे मैं काम करूं या कंपोनेंट पे काम मैं ना करूं, बट होल्डिंग में तो मैं काम कर रहा हूं ना, और होल्डिंग में काम कर रहा हूं तो अल्टीमेटली योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे यह चेक करना होगा कि जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स बताए गए हैं CFS की प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन को लेकर इन द रेलिवेंट एयर्स, उनकी प्रॉपर कंप्लायंस है या नहीं है। लेकिन अगर कंपोनेंट पर ऑडिट किसी और ने करी, कंपोनेंट पर ऑडिट किसी और ने करी है, तो जितना A पॉइंट में आपकी जिम्मेदारी बनती है वो तो आपकी रहेगी रहेगी, जितना A पॉइंट में आपकी जिम्मेदारी है वो तो यहां पर रहेगी ही रहेगी। इन एडिशन टू ए आपको और क्या करना होगा? द ऑडिटर शैल ऑल्सो कंसीडर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 600, यानी मैं कह सकता हूं पॉइंट A, B का आंसर क्या होगा? B की रिपोर्टिंग कंसीडरेशन क्या होगी? जितना A में पड़ा है वो तो रहेगा A प्लस SA 600, A plus SA 600. The auditor should also consider the requirement of SA 600. The auditor should disclose clearly the portion of financial statement audited by other auditor. इसको बच्चे प्लीज ध्यान से आप सुनना। अगर कंपोनेंट पे काम, सपोज इसको एक छोटा सा केस बेटा मैं यहां पे दे रहा हूं, जरा इस केस में मुझे ध्यान से प्लीज सोच समझ कर रिप्लाई करना। वैसे फाइनल के बच्चे हो तो उम्मीद करूंगा कि बेटा यहां पर आपका आंसर सही आना चाहिए। क्या क्वेश्चन है देखिए, ये है CFS और ये आया इसमें एक कंपोनेंट, चलिए ये कंपोनेंट है, आउटर सर्कल इज फॉर CFS, इट इज फॉर CFS, और ये इसका एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट पे काम करा है मिस्टर वाई ने, CFS पे काम कर रहे हैं मिस्टर एक्स। तो Y के काम के बेस पर X ओवरऑल CFS पर रिपोर्ट करेगा, बिकॉज भाई CFS के अंदर कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन भी आती है, CFS के अंदर कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन भी आती है, जबकि कंपोनेंट पे तो काम मैंने किया ही नहीं है। कंपोनेंट पे काम किसने किया है? कंपोनेंट पे काम तो मिस्टर वाई ने करा है। तो Y की ऑडिट के बेस पर, Y की फाइंडिंग्स के बेस पर अल्टीमेटली बेटा
एक्स यहां पर सीएफएस के ऊपर रिपोर्ट करेगा। वाई ने एक क्लीन रिपोर्ट दी थी, वाई ने दी थी एक क्लीन रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट। वाई ने क्लीन रिपोर्ट दी थी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट, और ये रिपोर्ट के बेस पर एक्स ने देख लिया कि अच्छा बोले कंपोनेंट में कुछ गलती नहीं है, वाई यही कह रहा था। तो सीएफएस के अंदर दो इंफॉर्मेशन है, सीएफएस के अंदर दो एंटिटी की इंफॉर्मेशन मर्ज हो रही है, एक तो पेरेंट, दूसरा उसका कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट, पेरेंट पर ऑडिट मिस्टर एक्स ने की थी, पेरेंट के स्टैंड एलोन पे ऑडिट मिस्टर एक्स ने की थी, वहां पर उसे कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं मिली। तो सीएफएस में दो इंफॉर्मेशन मर्ज हुई, एक पेरेंट की और एक कंपोनेंट की। एक्स श्योर है कि पेरेंट के यहां पर गलती नहीं है, और वाई भी ये कह रहा है, वाई भी ये कह रहा है कि यहां पर जो मैंने कंपोनेंट पे ऑडिट करी है वहां पर भी मुझे कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं मिली। तो अल्टीमेटली सीएफएस के ऊपर, अल्टीमेटली सीएफएस के ऊपर एक क्लीन रिपोर्ट आ जाती है बाय मिस्टर एक्स। लेकिन बाद में कंपोनेंट के अंदर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलती है, बाद में कंपोनेंट पर जिस पे काम किसने किया था, वाई ने किया था, उसके अंदर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलती हैं। और अगर वाई के काम में गलती हुई तो बताइए क्या एक्स की भी ओपिनियन गलत हो गई या नहीं हो गई? कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन के अंदर मैटेरियल मिस स्टेटमेंट थी जिनको वाई डिस्क्लोज नहीं कर पाया था, और कंपोनेंट की गलत इंफॉर्मेशन की वजह से सीएफएस गलत हो गया। लेकिन एक्स ने वाई के काम के बेस पर अल्टीमेटली सीएफएस के ऊपर क्लीन रिपोर्ट दे रखी थी। तो बताइए क्या यहां पर एक्स की भी रिपोर्ट गलत हुई या नहीं हुई? सर यहां पर एक्स की भी ओपिनियन गलत हो गई, यहां पर एक्स की भी ओपिनियन गलत होगी, लेकिन एक्स इस गलत ओपिनियन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, एक्स इस गलत ओपिनियन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऑडिटर ये वाली बात क्लियरली मेंशन करता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ऑडिटर ये वाली बात क्लियरली मेंशन करता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो क्लियर बताता है एक सेक्शन, अगर कोई बच्चा मुझे यहां पर पैराग्राफ बता दे, कौन सा पैराग्राफ इंट्रोड्यूस किया जाता है, कौन सा पैराग्राफ दो जगह पर, दो ऑडिट रिपोर्ट में दो जगह पर रेफरेंस आएगा वाई के काम का, कौन कौन सी दो जगह पर? मालूम चल जाएगा बेटा आपने फाइनल की तैयारी कितनी अच्छी तरह से करी है। सर सीए फाइनल ऑडिट का एबीसी एनालाइज बताओ मई 22 के लिए। बेटा आज नहीं बताऊंगा बेटा, आयुष जी मुझे इस चैप्टर एक फ्लो में खत्म करने दो। बहुत सारी वीडियोस फाइनल वाले बच्चों आपको इस YouTube चैनल पर वे टू पिनैकल के YouTube चैनल पर मिलने के लिए जा रही है। मैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाऊंगा, एबीसी कैटेगरी बता दूंगा, स्टैंडर्ड्स वगैरह सब कुछ बता दूंगा, बट अभी टॉपिक से डाइवर्जन नहीं लेना, अभी प्लीज आप टॉपिक पे बने रहिए। पेरेंट कंपनी ऑडिटर लायबल, पंकज जी लायबल नहीं होगा, पेरेंट कंपनी का ऑडिटर मिस्टर एक्स यहां पर लायबल नहीं होगा। और एक्स जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट देके आता है तो ऑडिट रिपोर्ट में ना एक तो सेक्शन होता है आपका बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, और एक वो एज पर एसए 706, एक वो एज पर एसए 706 बात करेगा अदर मैटर पैराग्राफ की। इन दोनों जगह पर क्लियरली लिख के आता है कि भाई सीएफएस के अंदर कंपोनेंट की भी इंफॉर्मेशन है, बट कंपोनेंट पर ऑडिट मैंने नहीं करी है, वहां पर मिस्टर वाई ने करी है। और ये डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्स क्लियरली अपनी रिपोर्ट में लेके आता है इन दोनों सेक्शन के अंदर। पहले वो छोटी सी बात करता है बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के अंदर, और डिटेल में बता के आता है वो अदर मैटर पैराग्राफ में। बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन ये आपके एस पर एसए 700 आता है, एंड अदर मैटर पैराग्राफ ये एस पर एसए 706 आता है, एस पर एसए 706। तो ये डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली आपको रिपोर्ट में बताना है। और कैसे आप बता के आएंगे? कुछ ऐसा तरीका यूज करिए ताकि यूजर को मालूम चल सके कि कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन सीएफएस में कितना मायने रखती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आप ये वाली बात अपनी रिपोर्ट में बता रहे होंगे ना, तो उस केस में आप ये भी बताएंगे कि कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन सीएफएस के अंदर कितना मायने रखती है। वहां पर आप किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बेंचमार्क बना लेना, जैसे कि सीएफएस का टोटल असेट्स, सीएफएस का टोटल असेट्स
ये साइज 100 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसमें से 70 करोड़ की असेट्स वो हैं, ऐसी हैं जिन पर ऑडिट किसी और ने करी है, मैंने ऑडिट नहीं करी। तो ऐसा आपको है ना इस तरह से बाइफरकेट करके बताना है किसी भी एक इंफॉर्मेशन को बेंचमार्क यूज करते हुए। और ये प्रिंसिपल ऑडिटर का अपना कॉल रहेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन को ये एक बेंचमार्क मानते हुए अदर जो कंपोनेंट हैं उसका क्या सिग्निफिकेंट है सीएफएस के ऊपर, वो डिस्क्लोज करें। लेकिन ऑडिटर ये वाली बात क्लियरली अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख के आएगा, ईस्ट और वेस्ट एनजी सर इज बेस्ट वे टू कनेक्ट। चलिए, तो बी पॉइंट उम्मीद कर रहा हूं बेटा क्लियर हुआ होगा। यहां पर मैं एसए 600 की बात करूंगा और एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। 706 के रेफरेंस से बात और करके आना अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर। नाउ कंपोनेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑन एफएस अंडर एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन दैट ऑफ पेरेंट। मतलब देखिए, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग अलग है होल्डिंग का और कंपोनेंट का। बताइए क्या यहां पर एक कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है? सुनो मेरी बात ध्यान से। सपोज आप लोग तो हुए मेरी कंपोनेंट और मैं हूं आपका पेरेंट। मेरा फ्रेमवर्क अलग है, आपका फ्रेमवर्क अलग है। या तो मैं आपसे कहूं कि सर एक काम करिए, आप मेरे फ्रेमवर्क में अपने स्टेटमेंट तैयार कर लो, मेरे फ्रेमवर्क में अपने स्टेटमेंट आप तैयार कर लो, या फिर मैं एज पेरेंट कंपनी मुझे करनी पड़ेगी अपने यहां पर एडजस्टमेंट। हम दोनों में से कोई ना कोई तो बेटा एडजस्टमेंट करेगा। तो देखिए, कंपोनेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑन एफएस अंडर एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन दैट ऑफ पेरेंट, यानी कंपोनेंट का फ्रेमवर्क और पेरेंट का फ्रेमवर्क अगर अलग अलग हुए क्या होगा? पेरेंट्स मैनेजमेंट परफॉर्म कन्वर्जन इफ, इसको एक काम करना है लिखना, इफ पेरेंट का मैनेजमेंट परफॉर्म करता है ये कन्वर्जन, तो कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स आर ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। ये कौन सी एडजस्टमेंट होगी? इट इज द करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो जो आपका पेरेंट कंपनी का ऑडिटर है वो ये एडजस्टमेंट चेक कर लेगा। बट अगर और इफ कंपोनेंट प्रिपेयर एफएस ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग पॉलिसी, तो उस केस में एक लाइन में तो आ जाएंगे। क्या अगर ऐसा हुआ, अगर देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वाला, अगर ऐसा पॉइंट हुआ तो क्या उस केस में पेरेंट कंपनी को कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी? नहीं आएगी, बिकॉज जो कंपोनेंट है उसने होल्डिंग कंपनी वाले फ्रेमवर्क में ही अपने स्टेटमेंट तैयार करा लिए। तब उस केस में बस इतना काम हो जाए कि लोकल कंपोनेंट ऑडिटर कैन देन ऑडिट एंड इशू ऑडिट रिपोर्ट। कंपोनेंट का अब जो ऑडिटर है वो जो एज पर पॉलिसी जो होल्डिंग कंपनी की थी उस पॉलिसी में उसने अपना एक सेट और बना दिया। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या निकल के आ रहा है कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का फ्रेमवर्क अलग अलग है। ए लिमिटेड मेरे लिए होल्डिंग कंपनी है, ए लिमिटेड मेरे लिए होल्डिंग कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी का फ्रेमवर्क और सब्सिडरी कंपनी का फ्रेमवर्क अलग अलग है। अगर होल्डिंग कंपनी ने अपने यहां पर एडजस्टमेंट कर ली, करंट पीरियड की एडजस्टमेंट, तो सिंपल सी बात है होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर मिस्टर एक्स वो ये एडजस्टमेंट चेक कर ले। या फिर क्या हो सकता है कि बी लिमिटेड अपने यहां पर एक और तैयार करे स्टेटमेंट, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक और तैयार करे अपने यहां पर स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ए लिमिटेड एफआरएफ, इसको अपने यहां पर एक और सेट तैयार करना होगा। और ये जो सेट बनेगा, इस सेट पर बी लिमिटेड अपने किसी एक लोकल कंपोनेंट ऑडिटर सपोज मिस्टर वाई से ऑडिट करवा ले, और वाई इसकी रिपोर्ट किसके पास भेज दे? एक्स के पास भेज दे, और एक्स अब ये डिसाइड कर ले कि वो वाई के काम को यूज कर सकता है या नहीं कर सकता। पढ़ के देखिए, लोकल कंपोनेंट ऑडिटर कैन देन ऑडिट एंड इश्यू रिपोर्ट। नाउ प्रिंसिपल ऑडिटर, ये पीआर लिखा हुआ है, इट इज फॉर प्रिंसिपल ऑडिटर कैन देन डिसाइड वेदर और नॉट टू रिलाई ऑन कंपोनेंट ऑडिट रिपोर्ट। अब वो डिसाइड कर ले कि उसको वाई के काम को यूज करना है या नहीं करना। एग्जाम में सी वाला पॉइंट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, मतलब ए को छोड़ के बेटा ये सारे इंपोर्टेंट रहेंगे, ए को छोड़ के सारे इंपोर्टेंट है, बी भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, सी भी आपके लिए इंपोर्टेंट है।
एंड मेक रेफरेंस टू इट इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CFS। सर रेफरेंस कैसे आएगा? वही दो बातें बेटा, SA 700 में होता है आपका बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन और 706 में आ जाता है आपका एक अदर मैटर पैराग्राफ। इफ कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट अंडर एन ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन दैट ऑफ पेरेंट। ये सिचुएशन जरा समझना ध्यान से, प्रैक्टिकली डी पॉइंट पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली डी पॉइंट पॉसिबल नहीं, बट ये कह कर रहा है ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, एक बार बोलूंगा बेटे प्लीज समझ जाना ध्यान से, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, इनका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क तो सेम है, अगर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग अलग होता तो सी पॉइंट में कवर हो जाता। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क सेम है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेम है, होल्डिंग का भी और उसके कंपोनेंट का भी अलग अलग नहीं है। लेकिन इनके यहां पर जो ऑडिट कर रहा है, ए लिमिटेड के यहां पर ऑडिट कर रहा है एक्स, होल्डिंग कंपनी में ऑडिट कर रहा है एक्स और कंपोनेंट पे ऑडिट कर रहा है वाई। लेकिन एक्स जिन स्टैंडर्ड को फॉलो करके ऑडिट कर रहा है और वाई जिन स्टैंडर्ड को फॉलो करके ऑडिट कर रहा है, दोनों के स्टैंडर्ड अलग अलग हैं। एक्स जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है, कंपोनेंट होल्डिंग और कंपोनेंट यानी पेरेंट और कंपोनेंट, इनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पहली बात सेम है, अलग अलग नहीं है। लेकिन इनके यहां पर जो ऑडिटर हैं वो अलग अलग हैं। होल्डिंग कंपनी में एक्स काम कर रहा है, उसके कंपोनेंट में वाई काम कर रहा है। लेकिन एक्स जिस तरह से ऑडिट करता है, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी ऑडिट के जो स्टैंडर्ड है वो एक्स के अलग है और वाई के अलग है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। क्योंकि आज के टाइम पर बेटा हम अगर बात करें तो जो SA हम पढ़ते हैं वो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पर एडॉप्ट किए गए SA हैं, और जो ISA का कंटेंट होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वही कंटेंट हमारे SA का चलता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का। तो आज के टाइम पर ये सीन मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और फिर भी चलिए अगर बाय चांस, फिर भी चलो थ्योरेटिकली कि अगर ये ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग अलग है, द कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट should also be audited under the framework that corresponds to the Indian auditing standard। अगर चलो प्रैक्टिकली मैंने कहा कि चीज पॉसिबल नहीं, और अगर फिर भी चलिए अगर अलग अलग है तो X उस केस में Y से कह देगा, यानी प्रिंसिपल ऑडिटर उस केस में कंपोनेंट के ऑडिटर से यह कह देगा कि सर एक काम करिए, मुझे प्लीज ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करके दीजिए उस ऑडिटिंग फ्रेमवर्क पर जो हमारे यहां इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं कि डी पॉइंट प्रैक्टिकली आपका पॉसिबल नहीं है। ई पॉइंट, कंपोनेंट का अगर बेटा ऑडिट ही नहीं हुआ था, क्या SA 600 एप्लीकेबल होगा? नहीं बेटा, 600 कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा? वो तो तब एप्लीकेबल होता अगर कंपोनेंट पे काम किसी और ने किया था। बट कंपोनेंट पर अगर ऑडिट ही नहीं हुई थी तो मुझे ये देखना होगा कि कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन CFS की इंफॉर्मेशन के अंदर मैटेरियल है या नहीं, या मैटेरियल प्लस परवेसिव है या नहीं। अगर कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन CFS के अंदर मैटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, मैं रिपोर्ट क्वालिफाई कर दूंगा। मैटेरियल है एज वेल एज परवेसिव भी है, तब इस पॉइंट पर आप डिस्क्लेमर देके आ जाएंगे। द ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन CFS शुड कंसिडर अनऑडिटेड कंपोनेंट इन इवैल्यूएटिंग पॉसिबल मॉडिफिकेशन इन हिज रिपोर्ट। पॉसिबल मॉडिफिकेशन क्या होगी? या तो क्वालिफाइड होगी या वो डिस्क्लेमर होगा। इट इज द पॉसिबल मॉडिफिकेशन। ऑडिटर शुड इवैल्यूएट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर, ये देखने के लिए कि ये इंफॉर्मेशन मैटेरियल है या नहीं है। और मैटेरियलिटी को डिटरमाइन करने के आपको दो ही फैक्टर होते हैं, एक क्वालिटी का होता है, दूसरा क्वांटिटी का होता है। सो ऑडिटर शुड इवैल्यूएट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर। इफ पॉसिबल इफेक्ट इज मैटेरियल, अगर पॉसिबल इफेक्ट मैटेरियल निकल के आया तो क्वालिफाई जाएगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा। अगर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाई, परवेसिव जा रहा है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। चैप्टर बेटा अल्टीमेटली ये खत्म हुआ। इसमें बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जाम में जो पास अटेम्प्ट क्वेश्चन है एक बार रीड कर लेना, और ट्राई करूंगा कि कल का सेशन में शायद मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूं। वैसे जहां तक है मैं कोई नया चैप्टर ही डिस्कस करूंगा, फिर भी मूड की बात है कि कल क्या मैं डिस्कस करना चाहता हूं। हो सकता है कि कुछ इसके सिलेक्टिव केस स्टडीज पहले मैं एक बार कवर कर लूं और उसके बाद मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लूं। यह हो सकता है कल की क्लास में आपको बिल्कुल फ्रेश एक न्यू चैप्टर ही देखने को मिले। तो कल की क्लास में मिलते हैं। नंबर मैं फिर से दे रहा हूं अपना 8178701058, नंबर को सेव कर लेना।
कोई भी डाउट होता है फाइनल की ऑडिट की प्रिपरेशन को लेकर, क्लास मुझसे ली या नहीं ली कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने डाउट मेरे साथ बेटा बेहिचक आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और एक पॉइंट और बोल रहा था, दिमाग से निकल गया, हाँ, नोट्स जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल है, नालायक को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे भी कर लेना, ठीक है। सर फेस टू फेस क्लास स्टार्ट होगी, फेस टू फेस बैच स्टार्ट होगा मई एंड में, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है ना, बिल्कुल होगा। सर आपकी प्लेलिस्ट है क्या? प्लेलिस्ट बेटा आप देख लीजिए, चैनल को आप विजिट करिए, प्लेलिस्ट वहां पर बहुत सारी बनी हुई है, बहुत सारी है। तो फाइनल की प्रिपरेशन करनी है कम टाइम में, अगर अच्छा फाइनल को रिवाइज करना है, इस चैनल के साथ बेटा जुड़ जाइए, बहुत सारी इफेक्टिव रिविजनरी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। नोट्स को लेकर आप टेंशन मत करना, और कई बार बच्चे बोल रहे हैं सर सारे नोट्स मुझे एक साथ प्रोवाइड करा दो, तो बिलीव मी कि जो आपको ये समरी नोट्स दिखाई दे रहा है बिल्कुल फ्रेश ताजा ताजा तैयार हो रहा है ये, तो जैसे जैसे समरी नोट्स मिलते रहेंगे आप डाउनलोड करते हुए चले जाना, एक साथ अभी प्रोवाइड कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सर करंट एंड परमानेंट पर एमसीक्यू आता है क्या? परमानेंट में बस 2 ही एग्जांपल हैं? हाँ बेटा 2 ही हैं ये जो दिए हैं, ये स्टडी मैट के पॉइंट है, देखो मैं अपनी ओर से कोई कंटेंट की काटा छाटी नहीं कर रहा, पर कंसाइज किया हुआ है, लेकिन उसमें केवल वो ही 2 एडजस्टमेंट हैं। हाँ करंट पीरियड में कुछ और भी हो सकती हैं, बट जितना स्टडी मैट में लिखा हुआ था वो सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको यहां पे स्क्रीन पर दिखाई हैं, वो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया है। एमसीक्यू बनने की उम्मीद में, हाँ एमसीक्यू बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी एडजस्टमेंट एक करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है। तो अगर मैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व की बात करता हूं तो ये कौन सी एडजस्टमेंट है? इट इज परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो ऐसे एमसीक्यू बन सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, एमसीक्यू में बेटा आपको परेशानी नहीं होगी। एमसीक्यू उनको परेशान करते हैं जिनके कंसेप्ट हिले हुए होते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू आ जाए, केस स्टडी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप एग्जाम में बेटर तरीके से उसको हैंडल करके आ सकते हो। यश चौधरी हाय हाय, कैसन हो? कैसन बा, ठीक हो? बढ़िया, ओके सर, थैंक यू। तो सेशन को बेटा खत्म करते हैं, कल मिलते हैं 7:30 बजे। या तो मैं इस चैप्टर की कुछ केस डिस्कस करूंगा पहले आपके साथ, या सीधा फ्रेश आके एक नया चैप्टर का रिवीजन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय।